जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री कम मेंस बैच को लेकर। हालांकि ये वाला जो वीडियो फोकस होने वाला है, ये स्पेशली फोकस होने वाला है एमपीपीएससी मेंस को लेकर, जो कि 2022 का मेंस कहलाएगा। दिसंबर नवंबर के आसपास में इस एग्जाम के होने की संभावना है, इसी वर्ष 2023 में। मेंस के सारे विषयों को, सारे पेपर्स वगैरह को हम इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बैच नया हमारे पास में एमपीपीएससी मेंस का स्टार्ट हो रहा है। आज दिनांक से ही हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, प्लस बायलिंगुअल होने वाला है। मैं, सर और मैम तीनों मिलकर इसको लेने वाले हैं। और मेंस को लेकर के किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के स्पेशली यह बैच बनाया गया है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही एडमिशन इसमें ओपन हो चुके हैं। बिना देर करे बिल्कुल अभी एडमिशन ले लें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पता ही नहीं चलेगा 4 महीने 5 महीने कहाँ निकल जाने वाले हैं। और बाद में जब खासकर समय कम बचता है तो विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, फिर लगता है कि इससे अच्छा हम खुद ही पढ़ लेंगे और जैसा होगा देखा जाएगा। साथ ही साथ ये बात भी है कि इसमें डेमो क्लासेस आपको फ्री दी जा रही हैं। 7 डेज डेमो क्लासेस फ्री हैं मेंस वाले बैच के लिए, ठीक है। और सभी बैच के लिए हमारे यहाँ पर जितने भी बैच हैं, ऑफलाइन वाले जो भी बैचेस होते हैं, उनमें 7 डेज की डेमो क्लासेस फ्री होती हैं। ऑनलाइन वालों को डेमो चाहिए तो यूट्यूब पर काफ़ी मात्रा में हमारे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल है। आप उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाला है स्पेशली एमपीपीएससी मेंस को लेकर के होने वाला है। मेंस में पेपर थर्ड को लेकर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर थर्ड पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 और 2 को लेकर उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है विद्यार्थियों को, ऐसा उनको लगता है। हालांकि होती है, मार्क्स वहां पर भी कम ही आते हैं। नंबर लगभग 200 के आसपास में प्लस आने चाहिए, बट मार्क्स काफी कम होते हैं, बट संतोषजनक होते हैं। पेपर थर्ड को लेकर ही काफी डरते हैं विद्यार्थी। और पेपर थर्ड नो डाउट लास्ट टाइम मेंस का काफी टफ भी आया था, इसलिए पेपर थर्ड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ में एक पेपर मैं भी लेकर के चलने वाला हूँ। पेपर थर्ड सर लेने वाले हैं काफी अच्छे से। मेंस की अप्रोच पर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, इस विषय वस्तु के बारे में वो आपको बताने वाले हैं। क्लास का दिया हुआ जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। उस नंबर पर आप संपर्क करके मेंस के बैच के लिए आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। बायलिंगुअल होने वाला है बैच, बता चुका हूँ। साथ ही साथ 7 डेज की डेमो क्लासेस फ्री रखी गई हैं ऑफलाइन के लिए, वो जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो कि दूर है, उनको ऐप का लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा आफ्टर एडमिशन के। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज यहाँ पर पेपर थर्ड शुरू करने वाले हैं। फिरासत सर लेंगे, जिनसे आप पहले से ही भली भांति परिचित हैं, और इस विषय वस्तु के बारे में कुछ चीजें आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। छोटे छोटे सेक्शंस में इन वीडियोस को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर 3 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे बड़े क्वेश्चन हो, है ना, इन सभी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाने वाला है। तो अब इसके पश्चात में फिरासत सर आपको इस विषय वस्तु के बारे में कुछ बताएंगे। पेपर 3 की 10 यूनिट्स पूरी साइंस पे बेस्ड है, और ज़्यादा लोग इसलिए डरते हैं कि कुछ ना बना तो फिर उसमें साइंस में आप कुछ आगे पीछे लिख नहीं सकते। जितना आपसे बन रहा है और सही बन रहा है तो ही पेपर आगे जाने वाला है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों को। हालांकि साइंस बैकग्राउंड के लोगों को भी जो नीट के टाइम पर पढ़ा था, 11th 12th के टाइम पर पढ़ा था, 8th 9th स्टैंडर्ड का है, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जैक्ट नहीं पता तो नहीं बनता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं पढ़ी हुई होती हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 9 के साथ। जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया कि 7 डेमो क्लासेस आप लोगों को फ्री है, तो आप लोग आकर के टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो रिकॉर्ड मैंने देखा कोचिंग का कि यहाँ पर 100% रहा है, कोई डेमो लेने आया हो और उसको नहीं पसंद आया तो ऐसा नहीं हो। बहरहाल वो तो बात की बात है। यूनिट 9 है पेपर 3 में, एनवायरनमेंट पे बेस्ड। और ये इससे इसलिए शुरू कर रहे हैं, थोड़ा एक इजी स्टार्ट एक फ्लो में आने के लिए। थ्योरेटिकल यूनिट है, ज़्यादा बहुत टेक्निकल नहीं है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आपको खुद से भी सूझ जाएगा, बट ऐसी यूनिट जहाँ पर खुद से सबको सूझेगा और सब अपना ज्ञान थोड़ा थोड़ा लिख कर आएंगे, वहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि हम उस पर बेटर कैसे देखें।
वहां पर हमको अगर कोई डेफिनेशन ही देना है तो हम किसी रेफरेंस के थ्रू देंगे कि यूनेस्को ने ये डेफिनेशन दी है, फिर उसको कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है आंसर को। 3 मार्कर है तो जो आजकल हर कोचिंग में एक रॉ बताया जा रहा है कि 3 मार्कर आ गया तो आप जब तक 3 पॉइंट्स उसके बारे में दिग्गज दिग्गज नहीं लिखेंगे आपका काम बनेगा नहीं। तो इस किस्म की मिसकंसेप्शन से बचना है। 3 पॉइंट्स बनते हैं और उसमें जरूरत है तो बिल्कुल लिखिए, पर कहाँ नहीं बनते तो उसमें जान नहीं दे देना है कि 3 पॉइंट नहीं बने तो अब इसको छोड़ना नहीं है, कि मतलब एक आंसर में आपने 3 आंसर का टाइम खा लिया और बाकी रह गए। हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो कहाँ पर क्या स्मार्ट आंसर होगा, कैसे आपको डेटा डालना है, कहाँ पर आपके पास उतना डेटा नहीं है कि आप 11 मार्कर या 5 मार्कर भर पाए, तो उसको कैसे एग्जामिनर के सामने बचा करके ले जाना है अपने आंसर को, कि देखने पर उसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि ऐसा इंप्रेशन पड़े कि ये पता है इस बंदे को, उसका फॉर्मेट ऐसा हो कि फर्स्ट इंप्रेशन में ये पता चले कि ये आंसर अच्छा है, सही होगा, और हमें एक कुछ एडवांटेज मिल जाए। हालांकि अल्टीमेटली नॉलेज ही, जिसको नॉलेज होगी वही जीतने वाला है, तो हार्ड वर्क का कोई उसमें रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं बताने वाले हैं। बहरहाल अब शुरू करते हैं एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट के 2 टॉपिक आज हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। एनवायरनमेंट में एक टॉपिक है जो कोर टॉपिक्स हैं, इसके बाकी सारे टॉपिक्स उतने टेक्निकल नहीं है। 2 कोर टॉपिक्स हैं, एक है एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके सारे जितने पॉसिबल डायमेंशंस हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन पे आपसे क्या पूछ सकता है वो हम कर लेंगे, और दूसरा है एनवायरमेंटल एथिक्स। दोनों के बीच में बहुत बारीक लाइन है, दोनों क्लियर होने चाहिए, और दोनों से क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने मार्कर के बन सकते हैं और उनको कैसे हमें फॉर्मेट करना है, आज हम देख लेंगे। ये 2 छोटे टॉपिक निपटाएंगे हम, फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक्स हैं। कल से हम फ्लो में आना शुरू करेंगे, आप लोगों को समझ में आने लगेंगी चीजें। एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा में कूदने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण हम किसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो प्री आप लोग दे चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो पता होगा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में आया था। अगर नहीं पता है तो ये वो कीवर्ड है जो इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको वहां पर चिपका देना है, स्टिकर में लेके रख लीजिए और हर जगह चिपका दीजिएगा। ये लगना ही लगना है हमें, क्योंकि इंडिया में जितनी चीजें डिफाइंड है एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, इस एक्ट से ही है सब। इंडिया में एनवायरनमेंट के बारे में जो भी होगा, पर्यावरण के बारे में जो भी होगा, इस एक्ट में वो लिख दिया गया है। लिहाजा जब हमसे पूछा जाए कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो हम अपना ज्ञान देने के बजाय यही बता दें कि इस एक्ट ने क्या बोला है, तो वो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, अगर बहुत ज्यादा खोपड़ी ना घूमे इसमें पेपर बनाने वाले की, तो आपने अगर सिलेबस में जो आपके वर्ड्स लिखे हैं ना, उन्हीं को ही डिफाइन करना सीख लिया, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे। अच्छे मार्क्स आना, फिर और थोड़ा सा क्रिएटिविटी आती है उसमें। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या दी हुई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल बायोलॉजिकल कंडीशन सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन विद देम। बेसिकली ये बोल रहा है, हमें ये तो पता है कि एटमॉस्फेयर होता है, बायोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है। यानी एटमॉस्फेयर यानी हमारा वातावरण, बायोस्फीयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जैविक चीजें होंगी जिसमें जान है, फिर लिथोस्फीयर यानी जमीन, ये सबसे मिलकर के हमारा एक एनवायरनमेंट बनता है। तो एनवायरनमेंट उसको बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम हो या जानवर हो या कोई इंसेक्ट हो, कोई कीड़ा हो, ये इस पूरे एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन करता है, इस पूरे जो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारी चीजें हैं जो ये बायोडाइवर्सिटी में जो हमने पढ़ते हैं, इनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, इनके साथ का जो अंतर संबंध होता है इनका, इसको पर्यावरण या एनवायरनमेंट बोलते हैं। यही बोल रहा है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में। क्या बोल रहा है? एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल से मतलब है जिसमें लाइफ नहीं है, सिर्फ वो है, लकड़ी जो टूट चुकी है पेड़ से, लकड़ी या कोई मिनरल मेटल जिसमें लाइफ नहीं होती। और बायोलॉजिकल यानी सारे जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े, ये सब
उनका अपने सराउंडिंग यानी अपने आसपास से जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन से मतलब कोई बकरी होगी तो वो घास को खा जाएगी, शेर बकरी को खा जाएगा, फिर शेर मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज कर देंगे जो बैक्टीरिया होते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन है। इंसान क्या करता है, इंसान हरी सब्जियां भी खाता है और नॉनवेज भी खाता है, जानवरों को भी खाता है, तो ये भी एक इंटरेक्शन है। उसके बाद हम माइनिंग करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो वो किस लिमिट तक निकालना है, कितना ज्यादा निकाल लेंगे तो आगे नुकसानदेह है या बचेगा नहीं, ये सब इंटरेक्शन है, ये एक अंतर संबंध बना रहे हैं ये पूरे जो हमारा सराउंडिंग है उसके साथ। इसी इंटरेक्शन को, इसी अंतर संबंध को एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों है? एनवायरनमेंट पर्यावरण शिक्षा, एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला तो 3 मार्कर आप लिख लीजिए कि एनवायरनमेंट, आपको लिख के आ जाएगा एनवायरनमेंट, तो उसमें आप सीधे डाल देंगे कि ईपीए 1986 के मुताबिक ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। पर हमको ये समझ में भी आना चाहिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमको ये रटी रटाई डेफिनेशन याद हो, तो हमें इसके कीवर्ड्स याद होने चाहिए और डेफिनेशन हम खुद फ्रेम कर पाए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अच्छे वर्ड्स के साथ, इतना हमसे आना चाहिए। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पहला क्वेश्चन हो गया आपका 3 मार्कर में। दूसरी बात अब पूछता है कि एनवायरनमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा क्या है। हो सकता है ये भी 3 मार्कर डेफिनेशन पूछ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जो वहां पर लिखा है वो उसको पूछ लेगा उठा करके, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। इजी लगते हैं क्वेश्चन, पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो 3 में से हमें 1 मार्क मिल रहा है, पता चला 1.5 मार्क मिल रहे हैं। तो हमको टारगेट करना है कि हमको 2 ढाई मिल जाए, 3 मिल जाए तो बहुत, 3 भी मिलते हैं और इस किस्म क्वेश्चन में नहीं मिलते हालांकि डेफिनेशन वाली में। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या होता है ये हम डिफाइन करेंगे यूनेस्को ने जो कहा है उससे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कुछ बोल रही है तो सोच समझ के बोल रही होगी। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है? यूनेस्को के हिसाब से एनवायरमेंटल एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। एजुकेशन तो लर्निंग प्रोसेस होती ही है। That increases people knowledge and awareness about environment and its challenges। मतलब environmental education या पर्यावरणीय शिक्षा वो एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम ये उसके बारे में सीखते हैं। पहली बात एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हैं। जैसे आज आपने ये जाना कि ये सारे बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और ये जो भी एटमॉस्फेयर है इन सबसे मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। तो ये आप एजुकेट हुए, वरना हो सकता है आप एनवायरनमेंट के बारे में कुछ मिली जुली सी डेफिनेशन देते जो कि बहुत एग्जैक्ट नहीं होती। तो ये आप एजुकेट हुए, तो आपको उसके बारे में पता चला। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करने जा रहे हैं कि आप उसके बारे में अवेयर भी होंगे, क्योंकि जब हम इस बारे में बात करेंगे कि कितनी माइनिंग होना चाहिए, डैम्स बनना चाहिए तो कितने बड़े बनना चाहिए वरना अर्थक्वेक का खतरा आ जाता है, फॉरेस्ट कटने चाहिए क्या, कटने चाहिए तो कितने, पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए क्या, बढ़नी चाहिए तो कितनी, कितने के बाद नहीं बढ़ना चाहिए और किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आप अवेयर हो जाओगे। उसके बाद आप कहीं पर देखोगे कि कहीं जा रहे हो और आप पहाड़ काट के रोड बना दी गई है, तो अब आपको ये नहीं लगेगा कि सिर्फ अच्छी रोड बन गई है, आपके दिमाग में भी ये भी आएगा कि यार ये इतने बड़ा पहाड़ कट गया है तो यहाँ अर्थक्वेक का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। ये आप अवेयर हो गए। तो यही एजुकेशन कहलाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन। और फिर उसमें जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। अब ये चैलेंज आ गया ना, टिहरी डैम बन गया है तो वहां पर अर्थक्वेक आने का चैलेंज आ गया, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम उत्तराखंड में वहां बनी रहती है। वैसे ही वो अर्थक्वेक को एक प्रोन जोन है, भूकंप वहां आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है वो हिमालयन प्लेट के नीचे दब रही है, आज भी दब रही है, भले इतनी स्पीड से नहीं कि हमारी आंखों से दिखती हो, पर दब रही है। वैसे ही भूकंप का खतरा है। ऊपर से 90 मीटर ऊंचा आपने टिहरी डैम बना दिया, एक बकेट पानी उठाओ उसका बोझ कितना होता है, वो डैम में कितना पानी रुक रहा होगा। तो क्या जमीन पे फर्क पड़ता है, और एक तरफ से अगर जमीन पे फर्क पड़ेगा तो अंदर का मैग्मा नीचे धक्का लगेगा तो दूसरी तरफ से वो फोड़ के निकलेगा, और नहीं तो धक्का देगा तो भूकंप आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो वो चैलेंजेस क्या है, आगे हमको ख्याल रखना है कि टिहरी जितना बड़ा डैम ऐसी जगह पे तो कम से कम ना बनाओ। बिजली जरूरत है, पर उसके पहले जिसको चाहिए उसकी जान भी बचनी चाहिए ना। तो वो उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, ये बेसिकली एनवायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को ये बोलता है। अब मेन बात पे आते हैं हम कि हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में किन किन डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं।
हम कवर करने वाले हैं। हमने उसकी डेफिनेशन देख ली। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, विकल्प। यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसका टारगेट क्या है। बहरहाल इतना तो बाकी सब भी समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के। उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर को हम फैलाना चाहते हैं अवेयरनेस, और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फिर वो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि गिव सजेशंस टू स्प्रेड एनवायरमेंटल एजुकेशन। आप सुझाव दीजिए कि इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आएगा आपको, उस वक्त आपको सूझना चाहिए और आपको ये भी पता, डेटा भी होना चाहिए आपके पास कि इंडिया में प्रोग्राम चल क्या क्या रहे हैं, जिसमें आप धीरे से बता सको ये करना चाहिए और भारत सरकार ये कर रही है। एमपीपीएससी नंबर इसी पे देता है कि आपने लिखा ये प्रोग्राम इस साल आया था। कंसेप्ट उस नंबर नहीं देता, कंसेप्ट पे नंबर आईएएस में मिलते, यूपीएससी एग्जाम में मिलते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के, मतलब हमको क्यों जरूरी है एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। तो यूनेस्को ही एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा को 2 हेड्स में बांट देता है। यूनेस्को के हिसाब से 2 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन फैलाने के 2 टारगेट हैं हमारे। क्या है, एक है एजुकेशनल यानी शैक्षणिक ऑब्जेक्टिव है हमारा, मतलब कि हम अवेयर हो जाए, हमें नॉलेज हो एनवायरनमेंट के बारे में, हमें नॉलेज हो कि हम माइनिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस कोल अगर कहीं मिल गया है तो उसकी एक लिमिट है, और हम ही नहीं है दुनिया में, हमारे बाद भी कुछ पीढ़ियां आएंगी, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। कितनी माइनिंग करना है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ना है। चाइना जैसे अगर हम 2 बच्चों का रूल लगा दें, क्यों नहीं लगाता इंडिया, क्योंकि नंबर 1 होने वाला है इंडिया दुनिया में पॉपुलेशन को लेके। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है इंडिया में। चाइना में आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, मतलब वहां पर 15 से 64 के बीच की जो एज होती है जो काम करती है, 15 साल से 64 की एज के जो लोग होते हैं जो काम करते हैं वो कम है, और 0 से 15 और 64 प्लस यानी 65 प्लस वाले लोग ज्यादा हैं जो डिपेंडेंट है, जो काम नहीं करते। अब काम करने वाले लोग कम है तो वो एक बूढ़ा देश हो गया, यूथ वाला देश नहीं हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब ये हाल वहां पर मचा हुआ है कि लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें, और स्कूलों में यहाँ तक की छुट्टियां दी जा रही हैं कि लोग आपस में इंटरेक्ट करें, शादियां करें और कम एज में शादी कर लें। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो शादी की उम्र बढ़ती जाती है, लोग बच्चे नहीं करना चाहते जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं। फिनलैंड और स्वीडन, ये सब जो कंट्रीज हैं यहाँ पर बहुत तेजी से इनका परसेंटेज बहुत हाई है कि यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जब इस किस्म के एग्जाम्पल हम देते हैं तो हमारा वो प्रैक्टिकल आंसर लगता है, बुकिश आंसर नहीं लगता, और इसमें हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो फिनलैंड वगैरह में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि हमें बच्चे करना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि लेट करना है, करना ही नहीं है। तो इससे उनकी एजुकेशन, उनकी जो पॉपुलेशन है नेगेटिव जा रही है, वो भी ठीक नहीं है ग्रोथ के लिए। एक सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए पॉपुलेशन में भी। तो इंडिया में इसलिए हवाबाजी बहुत होती है कि 2 बच्चे के हम रूल लगा देंगे, जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 2 बच्चों का रूल लगा दें, पर वो लगाएंगे नहीं, वो होगा नहीं कभी, क्योंकि इतना साइंस सबको पता है। नहीं पता तो ब्यूरोक्रेट्स हैं नेताजी को बताने के लिए, तो ये कभी नहीं होगा। तो हम अवेयर हो जाएं कि कितनी पॉपुलेशन बढ़नी है, हम अवेयर हो जाएं कितनी माइनिंग होनी चाहिए, हम अवेयर हो जाएं कितना डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। हमें ऑलरेडी पता है कि 33% के ऊपर हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी ये बोलती है कि 33% जितना भी लैंड एरिया है आपका, उसके 33% में एटलीस्ट 33% में फॉरेस्ट होना चाहिए। एमपी में इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, पर यहाँ पर भी एरिया वाइज सबसे ज्यादा, परसेंटेज वाइज नहीं, तो यहाँ पर 30% फॉरेस्ट है।
मिजोरम वगैरह में 80% के ऊपर है, लक्षद्वीप में 80% के ऊपर है, छोटी जगह है, लोग कम रहते हैं, पहाड़ी एरिया। तो ये सब हम अवेयर हो गए, तो हमें ये पता होगा कि क्या गलत क्या सही, जो कि हमारा अगला टॉपिक है एथिक्स। उसके लिए हम बेस बना रहे हैं, क्या गलत है क्या सही के लिए। तो एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन से क्या मिल रहा है हमें? बेस मिल रहा है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला है एजुकेशनल, मतलब हम अवेयर हो जाए, हमको नॉलेज हो जाए कि क्या क्या पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरा है अफेक्शन बेस्ड ऑब्जेक्टिव, जो है भावनात्मक। भावनाओं पे बेस्ड, मतलब आपने फूल देखा और उसको तोड़ लिया, बहुत कॉमन सी बात है। पर जब आप अवेयर होंगे तो आप फूल नहीं तोड़ेंगे। आपके अंदर एक भावना हो नेचर को लेकर के। आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा पहाड़ काट के रोड बनाई गई है, आपको उससे हमदर्दी हो उस पहाड़ से, आपकी भावनाएं जुड़े, आपके अंदर ये फीलिंग आए कि यार अकेला इंसान ही नहीं है, दूसरे स्पीशीज भी हैं, दूसरे स्पीशीज भी हैं, उनके लिए भी बायोडाइवर्सिटी है, उनसे मिल करके बायोडाइवर्सिटी है, उनकी वजह से हम हैं। ये वाली फीलिंग डेवलप हो, आपके अंदर ये फीलिंग आए कि नेक्स्ट जनरेशन को भी जो हम देख रहे हैं उनको भी देखने मिले। ऐसा ना हो कि वो पैदा होते ही अस्थमा का इक्विपमेंट लेके पैदा हो, सांस लेने के पहले उनका वो मारना पड़े, क्यों? क्योंकि आप इतना पॉल्यूशन करके चले गए हो। तो ये अफेक्शन डेवलप करना एनवायरनमेंट की तरफ, ये भावना, फीलिंग्स डेवलप करना पर्यावरण के खिलाफ की तरफ, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? एनवायरमेंटल एजुकेशन का। मतलब पर्यावरण शिक्षा के दो हमारे टारगेट हैं। एक तो हमको एजुकेशन मिल जाए कि क्या सही क्या गलत है, दूसरा हमारे अंदर कुछ अफेक्शन आ जाए, उसको लेकर के भावनाएं आ जाए। ये इसके दो टारगेट हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। जैसे करंट की बात, करंट के मुद्दे बताते हुए हम कर रहे हैं, जैसे उमा थनबर्ग, वो जो लड़की है कहाँ की? स्वीडन की है। उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। वो 11 साल की एज से एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नाम है उसका, एनवायरनमेंट की संरक्षण के लिए जो काम हो रहा है उसमें उसकी क्या अप्रोच है वो हम आगे देखेंगे। उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। तो ये सब हमें इंक्लूड कर लेना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स। अब इंडिया के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है पर्यावरणीय शिक्षा को लेकर, एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर? तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है एनवायरमेंट एजुकेशन को लेकर वो ये है, और ये आपने रट लेना है। एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1983 84 में ये स्टार्ट हुआ। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तो ये तीनों चीजें आपको पॉइंट्स के साथ बताते आने चाहिए। पहला क्या है? इसके अंतर्गत इको क्लब बनाए जाते हैं। हिंदी में भी इसको इको क्लब ही लिखना है। क्या होते हैं इको क्लब? स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनका क्लब बनाया जाता है, जिसका जो प्रेसिडेंट होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। क्या बनता है? इको क्लब बनता है। इस हर स्कूल में एक इको क्लब बनेगा, जिसमें जिस क्लब के मेंबर कौन होंगे? वहां के बच्चे। और इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के हाथ में गवर्नमेंट की तरफ से कितनी राशि दी जाएगी? 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं ट्रेनिंग योजना, ट्रेनिंग को क्या बोले? प्रशिक्षण योजना। इको क्लब बनेगा। इको क्लब बनेगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रिंसिपल होंगे। उनके हाथ में 5,000 रुपए दिए जाएंगे इको क्लब में खर्च करने के लिए। और
ये जो बच्चे होंगे ये क्या कहलाएंगे? एनजीसी। एनजीसी कहां से आया? एनसीसी से। एनसीसी कैडेट्स होते हैं। तो ये कौन से कैडेट्स होंगे? नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। नेशनल नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। कॉर्प्स है ना, वही कैडेट्स। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। जो बच्चे होंगे ये कहलाएंगे एनजीसी। क्या करेंगे ये? बच्चों में बड़ा जोश होता है, अंकल गुटखा खा के थूकना नहीं, अंकल पेड़ मत काटो, टोक देंगे किसी को भी, अंकल ये गीला, उनको बताया जाएगा कि ये गीला कचरा है, ये सूखा कचरा है। तो हमारे यहाँ जो गाड़ियां आती हैं उसको कलेक्ट करने, वो सही जगह डालेंगे। उनमें बचपन से ये अफेक्शन जो हम पीछे पड़ के आए हैं उनमें डेवलप करेंगे कि देखो ये सही है, ये होना चाहिए, नहीं करो। मेट्रो सिटीज में जो बच्चे मैंने ये कल्चर देखा कि बहुत से बच्चे बहुत अवेयर होते हैं इन सब के बारे में। वो इतने अवेयर हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को ज्यादा चीजें नहीं खरीदने देते। मेरे कॉन्टेक्ट में एक फैमिली थी, उसमें ऐसा था कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपना लेते हैं लाइफ में। वो इन सब बातों को हम इसमें डाल सकते हैं क्या, कि जितनी चीजों की मिनिमम चीजों में हम गुजारा कर सकते हैं वही चीजें लें। बहुत ऐसे चीजों को भरना नहीं, लाइट फील करना है लाइफ में। तो जितनी कम चीजें हम यूज करेंगे उतना पोल्यूशन पे कम इफेक्ट डालेंगे। एसी कम यूज करो, एसी से सीएफसी निकलती है, रेफ्रिजरेटर्स और बाकी सामान, तो उतना प्रोडक्शन की भी कम जरूरत पड़ेगी। अगर हर आदमी इसको अपनाने लगे उतना कचरा कम होगा, उतना कचरा कम होगा। तो इस किस्म से ये अप्रोच अपना ली जाती है। तो ये एनजीसी में बच्चों को अवेयर किया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा? नेचर कैंपिंग की जाएगी। नेचर मतलब फॉरेस्ट वगैरह में, नेचुरल जगहों पर कैंप लगवाए जाएंगे। कितने दिन के लिए? दो दिन 3 रात के कैंप। और इसके लिए 2,000 रुपए पर, ये एनजीसी पर एक बच्चे के ऊपर 2,000 रुपए गवर्नमेंट भेजेगी उस ये 2 दिन के कैंप के लिए, ताकि बच्चे नेचर के पास जाकर के रहें और उसके लिए उनमें अफेक्शन पैदा हो, उसके बारे में सीखें और एनवायरनमेंट के लिए शुरू से एक अवेयरनेस डेवलप हो जाए उनमें। तो नेचर कैंप लगाए जाएंगे। पचास बच्चे गए, उसमें से 5 में भी वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो अवेयरनेस आ गई, तो उसको कामयाब माना जाएगा। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख मत देना, क्योंकि हर आदमी तो नहीं इतना इंटरेस्टेड हो जाएगा। हो सकता है 50 में से 5 बच्चों को होता है, बच्चों को ये शौक हो जाता है प्लांट लगाना है, दिन रात उसको पानी देंगे, इंतजार करेंगे अगले दिन उसमें फल लग जाए, तो उसमें एक्साइटमेंट आता है। तो वही एक्साइटमेंट जो शुरू में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम पढ़ते हैं, ये कि वही आगे चल के डेवलप हो जाता है। और कई बार उसकी तरफ हम इतने पैशनेट हो जाते हैं कि एक और उमा थुनबर्ग हमें इंडिया में मिल जाए शायद। तीसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं इसके अंदर में। जैसे कोई सरकारी स्कूल है या सरकारी ऑफिस है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे राज्य सरकार का हो, वहां पर जब भी कोई ऐसा डे आएगा कि एनवायरनमेंट डे आया 5 जून, बायोडाइवर्सिटी डे आया, कब होता है? 22 मई। तो ऐसे जो भी डेज आते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरनमेंट डे, सब, इसमें उस दिन एक अलग से एक मीटिंग हो, जितने स्टाफ हैं, जितने स्कूल के बच्चे हैं, सबके बीच में, और अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ बोला जाए कि भाई यूनेस्को ये बोलता है प्लांटेशन करना चाहिए, यही अच्छी चीज है, ऐसा 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 बोला जाए। लोगों के कान में बात पड़ती है तो ही बातें आगे बढ़ती है। तो ये 3 काम किए जाते हैं किस प्रोग्राम के, किस योजना के अंतर्गत? एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम। तो भारत सरकार क्या कर रही है? ये कर रही है। इसको आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे। इसके अलावा अगर 11 मार्क का ही क्वेश्चन आ गया है तो आप बता देंगे कि जितने एक्ट आगे हम जोड़ने भी वाले हैं, जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्ट है, पॉल्यूशन से रिलेटेड कंट्रोल बोर्ड है, जैसे कंट्रोल बोर्ड क्या है पॉल्यूशन से रिलेटेड? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कैसे बना था ये? तो जब 1974 में वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था, वाटर पोल्यूशन एक्ट सबसे पहले आया था। कोई भी एक्ट पोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा आया? वाटर वाला। सबसे पहले आपने क्या खरीद के पिया, यूज किया नेचर का? पानी। हवा तो नहीं किया ना। अभी तो हवा नहीं खरीद रहे जब तक हम डेथ बेड पे पहुंच जाए, कोरोना वगैरह। मौका आएगा कि उसकी भी जरूरत पड़ सकती है अगर अवेयर नहीं हुए। सबसे पहले हमने क्या किया? पानी खरीदा। तो सबसे पहले किसका एक्ट आएगा? वाटर पोल्यूशन एक्ट 74 में आया था, इसको रट लो।
और इसके पहले हमने क्या देखा था, 86 में क्या आया है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 86 में आया था। ये सारे डेटा ऐसे हैं जो आप कहीं पर भी डालेंगे तो आपके आंसर की इज्जत बढ़ जाएगी और नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। वाटर पोल्यूशन आया और 81 में क्या आ गया था, एयर पोल्यूशन। तो जब भी कोई कानून आता है, अधिनियम आता है, तो उस कानून को लागू करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, एक बॉडी बनाई जाती है। वही बॉडी थी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें डाला गया कि ये वाटर पोल्यूशन का भी जो भी कानून बन रहा है, इसको तुम देखो जरा, कोई कानून तोड़े तो हमको बताओ। तो ये बोला ठीक है सर, हम बैठे। उसके बाद ये जो एयर पोल्यूशन वाला आया, इसको, इसकी जिम्मेदारी भी इसी को दे दी गई। इसके बाद 87 में आपका नॉइस पोल्यूशन से आया, 86 में हमने एनवायरनमेंट वाले, फिर 87 में नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल, तो एयर नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया। ऐसे करके तो ये सब डेटा हम उसमें डाल सकते हैं। जब हम ईयर के साथ एक्ट की बात करेंगे और उसमें भले ही फिर हम अंदर धीरे से कुछ भी डाल दें, जो हमारी जनरल कॉमन सेंस बोलता है कि जनरल पॉलिसी बताता है, इसमें हमें ये डिफॉरेस्टेशन एक लिमिट में करना है, माइनिंग की लिमिट तय करता है, और ये पॉपुलेशन किस लिमिट तक जाएगी, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है पॉपुलेशन बढ़ने के, इसकी गाइडलाइंस बताता है, और रेगुलेटरी रोल प्ले करता है कि मतलब कंट्रोल भी करेगा, किसी को सजा देना है या किसी पे केस करना है कि तुम यहाँ कैसे डैम बना दिए या ये मत बनाओ, या कोई अपील करता है कि देखिए सर यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये गांव हमारा बर्बाद हो जाएगा, पानी यहाँ मुड़ जाएगा, ये हो, तो इस बारे में रेगुलेशन देखता है। ये सब हम उसमें डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया क्या स्टेप ले रहा है एनवायरनमेंट एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब एनवायरनमेंट एजुकेशन को लेकर के चैलेंजेस क्या है, क्यों लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले एनवायरनमेंट को लेकर के हम उतने अवेयर नहीं हैं, वहां पर इन चीजों को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। तो पहली बात तो पहले खाने को तो मिले, इंडिया उतना पैसे वाला नहीं है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, चीजें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो करना मुश्किल भी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहरहाल, तो चैलेंजेस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर, इसमें हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा होगा कि कुछ टेक्निकल लिखे हैं। तो एक टेक्निकल और बहुत सच बात यह है कि अगर आप नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल्स जो होते हैं, जिनमें ज्यादातर बहुत रिच किड्स पढ़ते हैं, उसके अलावा किसी भी स्कूल्स में बच्चे ने अगर घर में जाकर के बोला हमको कैंप पे ले जाना है और इतने पैसे मांग रहे हैं, तो लड़ने पहुंच जाएंगे पेरेंट्स, हम पढ़ने भेज रहे हैं कि घुमाने फिराने, वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं जानेंगे। तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है। तो पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है और स्कूल में भी वो उस किस्म का माहौल नहीं है कि एकेडमिक्स के अलावा ये एक्स्ट्रा करिकुलर को, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चों में उस किस्म की कोई क्वालिटी डेवलप होगी। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि स्कूल्स में इन चीजों को टाइम नहीं दिया जाता, और गवर्नमेंट स्कूल्स का तो यह हाल है कि पढ़ाई को ही टाइम नहीं देते, बाकी चीजें तो दूर की बात है। दूसरी बात, जिम्मेदारी आ जाती है सरकार के ऊपर, जिम्मेदारी आ जाती है सरकार के ऊपर कि आप अवेयरनेस बढ़ाएं, पर कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता, बजट की लिमिट होती है। पहले आप 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो जो अनाज बांट रहे हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसका पैसा लगाएंगे ना कि लोग भूखे ना सोएं। 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं, 107वां रैंक है हमारा 121 कंट्रीज में। इसको हंगर स्ट्राइक इंडेक्स में, स्ट्राइक बोल रहा हूँ, हंगर इंडेक्स में, जो कि बहुत बुरा है, 100 के पीछे चले गए हम। पाकिस्तान हमसे बेटर है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है, वो हाल बुरे उन्हीं के हैं। तो पहले उसका इंतजाम करेगी गवर्नमेंट, एक लिमिटेड बजट होता है, बहुत पैसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास, तो इन सब चीजों पे पैसा डालने के पहले हमको वहां देखना पड़ेगा। पर चूंकि हम यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग संस्थाओं के मेंबर हैं और वहां हम कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ही ज्यादा काम ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ चाइना में, क्योंकि यहाँ लेबर ज्यादा है, तो हमारे यहाँ तो मजदूरी वाले काम ज्यादा होते हैं जिनमें कार्बन इमिशन ज्यादा होता है। सॉफ्ट काम जितने होते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज कर लेती हैं। गधा मजदूरी वाले काम यहाँ पे आउटसोर्स कर देते हैं। हम मना नहीं कर सकते क्योंकि हमें पैसा चाहिए। तो बहुत सारे उसमें सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप कर लेनी चाहिए अपनी। तो फंड नहीं है,
टेक्निकल बात है ये। बजट का एक उतना फंड नहीं है कि हम कैंपिंग करवाते हैं तो 10-10 हजार रुपए बांट दें, 2,000 दे रहे हैं, साल में 3 बार जाए बच्चा, 3 बार फॉरेस्ट जाएगा, तीसरी बार में उसको कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा कि यार हम यहाँ टमाटर का पेड़ लगा के गए थे, इस बार देखेंगे अपन क्या हुआ। उसको आएगा, बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है और वो पैशन में डेवलप हो जाती है। हम जो ये कॉग्निजेंस होता है हमारा, ये कॉग्निटिव बिहेवियर होता है इंसान का, यही डेवलप करता है हमारी सोच को आगे जा करके, हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा और हम किस में रुचि रखेंगे, यही छोटी छोटी बातें। तो फंड नहीं है, स्कूल में टाइम नहीं देते, स्कूल के पास भी ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पेरेंट्स में वो सोच है कि वो बच्चों को इस तरफ पुश करें। तीसरी बात आ जाएगा कि खुद टीचर्स भी अवेयर नहीं है। आप सिविल सर्विसेज का पढ़ते हैं, पर उसके पहले आपको कितनी बातें पता थी? आईपीसीसी का नाम सुना था, यूएनडीईपी का नाम सुना था, यूनेस्को की ये डेफिनेशन है पता था, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पता थी, टेक्निकली क्या होगा। अगर मैं बोल देता कि एनवायरमेंटल यही है कि इंसान कितने रह रहे हैं, आपस में कैसा इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो आप हाँ बोल देते। आपने आज जाना। तो ऐसे ही टीचर्स भी हैं, टीचर्स को ये नहीं पता होता, बिहार वगैरह में टीचर्स को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता। अभी पूछने जाओ तो कहो कोविंद बोल दे, रामनाथ कोविंद, मुर्मू जी का नाम ना पता हो। तो जैसे माहौल है वैसी टीचर्स, एक आपके सामने भी खड़े हैं, तो टीचर्स भी ऐसे ही हैं। एकेडमिक्स का बोझ और करियर ओरिएंटेड पढ़ाई इतनी ज्यादा कर दी गई है कि एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ बच्चे फोकस नहीं कर सकते। उनके ऊपर ये बोझ है कि आईआईटी क्रैक करना है, आईआईएम में जाना है, या कुछ जॉब पानी है। एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इनडायरेक्टली बाकी चीजों से फिर एनवायरनमेंट और इन सब की तरफ देखना, इसको टाइम देना, जिससे हमको उनको कोई इनकम नहीं होगी, उस पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है और प्रैक्टिकल रीजन है। एक पॉइंट ये हो जाएगा। और क्या चैलेंज हो सकते हैं? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है वो उतना प्रैक्टिकल और इफेक्टिव नहीं है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल का एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है हमारी, वो ऐसा एजुकेट नहीं करती हमें कि इसके बारे में हम अवेयर हो जाएं और अपने आप स्टेप लें। बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठे। जब आप सिविल सर्विसेज पढ़ने आते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप बचपन में पढ़ के नहीं आए, लेकिन इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, साइंस से, सोशल साइंस, कुछ भी आप सब पढ़ गए हैं हिस्ट्री में। आपको कितनी चीज़ याद है वो आपको खुद भी पता होगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस किस्म के चैलेंजेस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप सजेशन दो, सुझाव दो कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अवेयरनेस, पर्यावरणीय शिक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है, आपको क्या लगता है? तो ये जो हमने प्रॉब्लम्स लिखी, इसी का सोल्यूशन लिख दो कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए कि इनको इस बारे में पता चले और वो बच्चों को बताएं। ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स को बढ़ावा दिया जाए, स्कूल्स में ही प्लांटेशन करवाया जाए और बच्चों को बोला जाए, ग्रुप बांध दिए जाए कि आप उसको जाकर के पानी दोगे रोज और उसके डेवलपमेंट के बारे में अपने पेज की कॉपी की लास्ट पेज पे लिखोगे। उसके बारे में अलावा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को ये बताया जाए कि ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कि ये बीमारियाँ आपके बच्चे को हो रही हैं और उसके पीछे रीज़न यही है। जब ये पता चलेगा, नॉलेज बेस्ड किसी से बात होगी तो वो मानेंगे इसको। तीसरी बात क्या क्या लेगा, फंड। तो जब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को लोग समझेंगे तो इसको भी समझेंगे कि फंड बजट का यहाँ देना भी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी जनता के माइंडसेट को देखकर ही बनती है। जब जनता उस तरफ अवेयर होगी तो अपने आप फंड उस तरफ एलोकेट होगा। तो ये सारे जो ऊपर हमने पॉइंट्स लिखे, इनको ही सोल्यूशन में करके लिख देना। इतने डायमेंशंस हमको पढ़ने हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में, पर्यावरणीय शिक्षा में। क्या क्या देखा हमने? एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल, यानी जिंदा और नॉन जिंदा जो लोग हैं उनका अपने सराउंडिंग से जो अंतर संबंध है, इंटरेक्शन है, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये हमें किसने बोला है? 1986 के एक्ट में। उसके अलावा फिर हमने क्या देखा, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है? तो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस है। किस बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। ये एनवायरमेंटल एजुकेशन है आपका। बहुत सिंपल है। आप इंजीनियरिंग करते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मशीन से जुड़ी, मशीन के बारे में आप जानो,
तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी और उसका सोल्यूशन क्या होगा, यही आप जानोगे। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरिया में जो भी चीज़ें जो चल रही दुनिया में, आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो एनवायरनमेंट में आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो, उसका एजुकेशन। तीसरी बात क्या कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यूनेस्को ने बोला 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो आप पहले इतना नॉलेज गेन कर लो कि क्या क्या होना क्या क्या नहीं होना वो बताओ, और दूसरा फिर आप में वो अफेक्शन आ जाए। ये डेवलप करना भी ऑब्जेक्टिव है किसका, शिक्षा देने का, कि लोगों में फूल ना तोड़े, और कोई तोड़े तो दौड़ जाएगी, यार तुम पागल आदमी हो क्या, तुम्हें रास्ते में प्लास्टिक कचरा, तुम इंदौर में चले जाओ, वहां अवेयर हो गए लोग, 6-7 साल से, कितने साल से जीत रहे हैं, 7वां था ये, 7 टाइम जीत गए। तो अब वहां पे जनरली आप ऐसे कचरा नहीं फेंक दोगे जबलपुर टाइप्स, वहां पर आपको पकड़ लेंगे, उठाओ डालो, और डस्टबिन भी कौन सा, सूखे वाले में। तो यही अवेयरनेस तो चाहिए। तो अफेक्शन डेवलप हो गया है इंदौर में, इसी को आप एग्जाम्पल में डाल दो। 7 टाइम इंदौर अगर जीत रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वहां के सिटीजन का भी उसमें हाथ होगा। वहां शादियां होती हैं तो शादी का प्रोग्राम खत्म होती है 2 घंटे के अंदर वहां साफ हो जाएगा। वहां कोई जुलूस निकलता है तो तैयार बैठे रहती है गवर्नमेंट की गाड़ियां, होता है ये। हाँ हाँ, होता है ये। तो ये अवेयरनेस ही तो है जो बाकी शहरों में नहीं है, और वो जीत रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो सिटी एक अलग लेवल पर है, उनका एक स्टैंडर्ड बन गया, आपके शहर में वो नहीं है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरा क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 3 चीजें होती हैं। एक इको क्लब बनेगा जिसमें ग्रीन जीएनसी एनजीसी होंगे, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स होंगे, बच्चे होंगे। क्लब को 5,000, बच्चों को 2,000 कहे के लिए कैंप लगाने का, क्लब के लिए 5,000। अध्यक्ष कौन होगा, प्रिंसिपल होंगे। बच्चे कैंप लगाएंगे 3 रात 2 दिन का, ताकि उनमें अवेयरनेस बढ़े। उसके बाद नेचुरल कैंपिंग करने जाएंगे, वही कैंप लगाएंगे। और अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जब भी कोई ऐसा डे आएगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, टाइम टाइम पर, तो एक मीटिंग करके उस अवेयरनेस बढ़ाने वाली बातें करेंगे कि सरकार क्या सोचती है, कुछ भी लोग बोलेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है ये क्या देखा इसके बाद हमने, चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस इजी है, उसमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी चैलेंजेस का हम सोल्यूशन बता देंगे। नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ना है एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स यानी नैतिकता। क्या होती है नैतिकता, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करना चाहिए, ना कि उसका शोषण करो, कि उसका फायदा उठाओ, कि 500 रुपये मजदूरी चल रही है तो तुम बोलो कि 200 देंगे, काम करना तो करो। तो ये नैतिकता के खिलाफ बात हो गई। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बेस्ड है एजुकेशन पे, जैसा आपने बचपन से सीखा होगा। नेताजी की औलाद होंगे आप तो आप सोचेंगे कि पैसा खींचो कैसे भी आए, और किसी शरीफ घर की औलाद होंगे तो, मतलब नेता भी शरीफ होते हैं, ऐसा हर नेता ऐसा नहीं होता, और हैं, कम है पर है। और आगे और अच्छा टाइम आएगा अब इंडिया के साथ, आने वाला टाइम अच्छा है इंडिया का। तो ये नैतिकता एनवायरनमेंट को लेकर के, फिर वही बातें कि कितनी फॉरेस्ट काटना है, कितनी माइनिंग करना है, कितना बड़ा डैम बनाना है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, और जितने सारे डायमेंशंस आपको दिखते हैं सोसाइटी का, उसकी तरफ क्या रवैया होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यही पढ़ा जाएगा एनवायरमेंटल एथिक्स में। तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है पहली बात तो एथिक्स क्या होता है, फिलॉसफी की एक ब्रांच है एथिक्स, फिलॉसफी की एक ब्रांच है एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, एक कंसाइंस है, आत्म कंसाइंस को क्या बोलते हैं यार, इतने इजी इजी वर्ड्स है, पर कंसाइंस है, एक अंदर से आवाज आनी चाहिए, एक नैतिकता है आपके अंदर की, कि जो बताती है कि एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। यही है ना, कितनी माइनिंग करना है, ये हम एनवायरनमेंट से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं खोद गए कि जमीन के नीचे निकल गए आसमान में, स्पेस में पहुंच गए खोद के। एक लिमिट में करनी है कि वहां का सराउंडिंग्स, सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी और बाकी स्पीशीज जितनी भी चीजें हैं ये सब डिस्टर्ब ना हो।
तो वो जो इंटरेक्शन है वो ये बताएगा। एथिक्स क्या बताएगा? एक कंसाइंस है जो आपके अंदर होता है, आपके अंदर की वैल्यूज हैं जो ये बताएंगी कि हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये चीजें मिले जो हमको मुहैया है, जो हमने देखी वो उनको भी मिले। ऐसा ना हो कि उनको मूवी दिखाई जाए कि कभी जंगल हुआ करते थे या जंगल विजिट करने के लिए यूएस जाना पड़ रहा, जैसे नियाग्रा फॉल्स देखने आते हैं जंगल जा रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबल है, ये ऐसा बहुत दूर की बात नहीं है, पॉसिबल है। तो एथिक्स क्या है? एक कंसाइंस है जो बताता है कि एनवायरनमेंट के साथ हम इंटरेक्शन ऐसा कैसे करें कि आगे आने वाली भी जनरेशन वो चीजें देख सके जो हम देख पा रहे हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हो सके। सतत विकास क्या है? कि माइनिंग तो की हमने, पर उतनी कि आगे भी चल जाए, सतत विकास हो। ऐसा नहीं कि आज खोद डाले, अंबानी जी को ठेका दे दिया और चलो आज कल हो ना हो टाइप मचा डाले, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये एनवायरमेंटल एथिक्स की डेफिनेशन हो गई। आपसे पूछा जाएगा एनवायरमेंटल एथिक्स की क्या क्या अप्रोचेस, दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं, एथिक्स को लेकर दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉनवेज खाता है और कोई नहीं खाता। जो नहीं खाता उसके लिए तो बहुत गलत बात है, पर जो खाता है उसके लिए सही बात है, और बहुत लोग खाते हैं, तो किसको सही बोलोगे आप? तो यही डिसाइड करेगा आपके एथिक्स। कोई बोलता है कि यार एनर्जी की जरूरत है, कोयला नहीं निकालेंगे तो क्या अंधेरे में बैठोगे? 1 घंटे की लाइट चली जाएगी, तुम्हारी फैक्ट्रीज बैठ जाएगी, तो लोगों को ब्रेड बटर कहाँ से मिलेगा? लोगों की जॉब जाएंगी, तो क्या वो जरूरी नहीं? तो हम किस जगह पर आकर के रोक दें उसको कि हाँ भाई तुम इतना कोयला निकाल लो, यही तय करेगा एथिक्स। तो ये अप्रोच होगी ना एक हमारी। नॉन वेजिटेरियन बोलेगा कि भाई तुम ब्रीडिंग करवाओ, कुछ भी करो, लगातार फ्लो आना चाहिए चिकन्स का या जानवरों का, लगातार फ्लो आना चाहिए, बचे ना बचे। तो नॉन वेज वाला क्या बोलेगा कि यार उनकी जान नहीं है क्या? तो बोलेगा तुमको क्या साइकिल मेंटेन नहीं करना है क्या? जानवर ही जानवर दिखेंगे हर जगह, गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो ऐसे बहस हो सकती है। तो कौन सी अप्रोच पकड़ना है हमको, कौन कौन सी अप्रोच होती है एथिक्स को लेकर के, किन अप्रोच को वर्ल्ड ने टाइम के साथ फॉलो किया है, वो पूछ रहा है यहाँ पर कि पर्यावरण नैतिकता की कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो पहला दृष्टिकोण लिखो, पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक या मानव केंद्रित। पहली क्या है? मानव केंद्रित। मतलब केंद्र में कौन होगा? मानव। यहां पर क्या सोच होगी इंसान की कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो इंसान है, उसकी जरूरत के लिए जो चीज लगे उसको यूज कर लो, अगले का क्या होना है कोई दिक्कत नहीं। पहले यही सोचती, पहले अवेयरनेस नहीं थी एनवायरनमेंट के बारे में, तो कितने भी पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ाओ, कितने भी जंगल काटो, झूम एग्रीकल्चर पहले वो नहीं था, बैन नहीं था, पराली आराम से जलती थी, आज उसके लिए कानून आ गया। तो पहले हम नहीं सोच रहे थे एनवायरनमेंट के बारे में, या दूसरे किसी आग पराली जल रही है हरियाणा में, पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोच रहे, या पहाड़ों को काट के रोड बना रहे हैं तो वहां की बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा, वहां जो स्पीशीज थी वो कहाँ जाएंगी, इस बारे में नहीं सोचते थे। तो इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? मानव केंद्रित अप्रोच, मानव केंद्रित दृष्टिकोण, एंथ्रोपो सेंट्रिक। दूसरी होती है बायोसेंट्रिक, जैव केंद्रित। यहां पर क्या सोच होगी? जब हम ये सोचें कि हमारी अगली पीढ़ी को भी ये देखने को मिले जो हम देख रहे हैं, यानी जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात हो, जहां पर माइनिंग उतनी की जाए कि आगे भी मिले, आगे की भी एनर्जी की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जहां पर पेड़ काटे जाएं तो पेड़ लगा भी दिए जाएं, फॉरेस्टेशन कर भी दिया जाए, अगर कहीं इंडस्ट्री बस रही है तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाए। तो ऐसी सोच जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोसेंट्रिक या जैव केंद्रित अप्रोच या दृष्टिकोण। दो हो गए। तीसरी है आपकी इकोसेंट्रिक अप्रोच, ये है आपकी उमा थनबर्ग वाली, यहां पर आप उसको लिख भी सकते हो उमा थनबर्ग। इसमें क्या है? इनका कहना यह है कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम और हमारी पीढ़ी,
हमें पूरे इकोसिस्टम का सोचना है। इकोसिस्टम किससे मिलकर बना होता है? पढ़ा यूनिट 7 में था, प्री में तुम्हारे यूनिट 7 में था इकोसिस्टम, आया भी था इकोटोन इस बार। एक इकोसिस्टम क्या होता है कि जैसे एक डेजर्ट और वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु है वो एक इकोसिस्टम है। ये शहर और हम और जो यहाँ पे जीव जंतु है ये एक इकोसिस्टम है। समंदर उसके मरीन एनिमल्स वो उसका इकोसिस्टम है। तो इन लास्ट जो हमारी अप्रोच है इकोसेंट्रिक अप्रोच, उसमें हम पूरे इकोसिस्टम का ख्याल रखते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, यहाँ के जानवर, यहाँ के जीव जंतु, इंसेक्ट्स से लेकर मिट्टी, हवा, पानी, पूरे इकोसिस्टम का ख्याल रखना है हमें। अगर माइनिंग से पैसा आ रहा है पर वहां की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, बात खत्म। पॉलिसी ऐसी बनेगी नहीं कि वहां पर हो खुदाई। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज आई हैं अभी हमारे यहाँ, हम इस अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इकोसेंट्रिक, पारिस्थिति केंद्रित। ये 3 अप्रोच होती हैं एनवायरमेंटल एथिक्स की। पहली वाली एथिक्स वाला बोल सकता है कि भाई काट डालो पेड़, मानव केंद्रित। दूसरा वाला बोलेगा भाई उतने ही काटो कि अगली पीढ़ी को देखने मिले कि पेड़ क्या होता है, पेड़ किस बला का नाम है। तीसरा क्या है? पेड़ तो पेड़, हर चीज का ख्याल रखना है, मिट्टी पानी जलवायु सबका ख्याल रखना है। तो ये 3 अप्रोच है एनवायरमेंटल एथिक्स की। नेक्स्ट क्या देखना है? कितने टाइप के होते हैं एथिक्स, या इनकी ब्रांचेस क्या क्या है। पहली ब्रांच है इसकी, पहली स्ट्रीम, पहली शाखा एनवायरमेंटल एथिक्स यानी पर्यावरणीय नैतिकता की पहली जो शाखा है वो है सामाजिक इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी। सोशो इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी। इसमें हमारे समाज का, यानी हम जो ह्यूमन है, हमारे समाज का हमारे इकोसिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन होगा, क्या अंतर संबंध होगा, हम क्या करेंगे, उस बारे में ध्यान रखा जाता है, उस बारे में ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा और किसी बात का नहीं। मिट्टी, हवा, पानी और एक एक बार चीज को बारीकी से नहीं करना, हमारा समाज और ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ या इकोसिस्टम के साथ, इसको पढ़ा जाता है। दूसरी है गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। यहाँ पर हम फिर हर स्पीशीज का ख्याल रखेंगे। इंसान तो इंसान, यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि शेर, पालपुर कूनों में चीते लाए गए और उनका ख्याल रखा जा रहा है, 6 मर गए, 8 में से 6 मर गए, अब 2 को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये ख्याल रखना ही है। एक एक शेर का हिसाब लिखा जा रहा है। कानक इसलिए में एक एक शेर के पे जीपीएस लगा होता है, मॉनिटरिंग की जाती है ताकि बचें, टाइगर्स बचें। ऐसा ना हो कि खत्म ही हो जाए, कि कल को हमको देखने को भी ना हो कि टाइगर हुआ करता था, डायनासोर जैसा कुछ हिसाब किताब बन जाए। तो डीप इकोलॉजी में हर उस चीज का ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट इकोलॉजी, नारी पर्यावरणवाद। फेमिनिस्ट इकोलॉजी, इसमें क्या हम किन चीजों का देखा पढ़ा जाता है? इसमें हर वो चीज जो महिलाओं से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम उज्ज्वला गैस योजना में गैस नहीं बांटेंगे, सिलेंडर कनेक्शन, गैस कनेक्शन नहीं देंगे, तो उसको चूल्हे में काम करना पड़ेगा किसी महिला को, धुआं खाएगी, उसको दमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। क्या अगर आज हर गांव में तालाब या कुआं नहीं होगा या वाटर सोर्स नहीं होगा, तो बच्चियों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है 10th क्लास के बाद, क्योंकि वो पानी लेने जाती है, कई कई घंटे दूर दूर पानी ले जाती है। राजस्थान में एक गांव है, नहीं महाराष्ट्र में एक गांव है, उसका नाम मुझे याद नहीं अभी, वहां पर एक आदमी 2 शादियां करता है, इसलिए कि एक वाइफ जो है वो खाना बनाती है, दूसरी पानी लेने जाती है। तो ये भी महिलाओं से रिलेटेड हो गया और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे मुद्दे जब पढ़े जाते हैं, ऐसे मुद्दों की बात की जाती है, तो वो ब्रांच कौन सी होती है? नारी पर्यावरणवाद, फेमिनिस्ट इकोलॉजी। तो एथिक्स की हमने 3 दृष्टिकोण देखे और 3 ब्रांचेस देखे एनवायरमेंटल एथिक्स के, पर्यावरणीय नैतिकता के। बहुत थ्योरेटिकल है ये, कल से थोड़ा टेक्निकल शुरू करेंगे हम।
अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता से रिलेटेड मुद्दे कौन कौन से हैं। आप जो एथिक्स है, आपकी नैतिकता है, आपके जो मूल्य हैं, आपके अंदर जो वैल्यूज हैं, वो कहाँ कहाँ पर फिट होती हैं। क्या क्या सीख लिया आपने, पूछा जा सकता है ना, कहाँ कहाँ फिट होती है भाई, तुम पढ़ तो आए, बताओ क्या क्या करोगे, क्या क्या नहीं करोगे, इससे रिलेटेड पढ़ा है तुमने। कितना जंगल काटना है, कितनी पॉपुलेशन बढ़े कि एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम बना रहे। इतनी ना हो जाए पॉपुलेशन की रिसोर्सेज कम है और आदमी ज्यादा है, इंडिया में भी वही हाल है। नेचुरल रिसोर्सेज का कितना दोहन करना है आपको, माइनिंग कितनी करना है, कोयला कितना निकाल लेना है, नेचुरल गैस कितनी निकाल लेना है, क्या करना है, जंगल कितने काट लेना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सतत विकास के लिए क्या क्या नॉर्म्स होना चाहिए, ये सारी चीजें कितनी होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे किस्म के पोल्यूशन से रिलेटेड क्या नॉर्म्स होने चाहिए। हर जगह ये एथिक्स अप्लाई होगा। पता चला इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा देती है, इंडस्ट्री बढ़े, लगा दो चमड़ा उद्योग, कानपुर जैसे गंगा काली कर दो पूरी, मार डालो सारी मछलियां। डॉल्फिन 500 के ऊपर थी कुछ साल पहले, आज 80 83 बची हैं। तो हर चीज की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो ये एथिक्स ही तो हमारे बताएंगे कि भाई यहाँ रोक दो, इंडस्ट्री जरूरी है पर जान भी जरूरी है, जीव जंतु भी, स्पीशीज भी जरूरी है, तो यही बताएंगे ना। तो ये सारे मुद्दे कोर मुद्दे हैं, जो जो आप कोर इश्यूज हैं, जो आप एनवायरमेंटल एथिक्स आपने पढ़ लिया तो आप इनसे रिलेट कर पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, लक्षण, किसी चीज के लक्षण। आप इंसान हैं तो आपके कुछ लक्षण हैं कि आपकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग, और ठीक ठाक हुआ तो बाल। तो ये लक्षण है आपके इंसान के। तो एनवायरमेंटल एथिक्स जो डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ही है ना एनवायरमेंटल एथिक्स, जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है, एक विषय है, इसके क्या क्या लक्षण होंगे, किस किस कैसा टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा साइंस कैसा टॉपिक है, तो आप बताओगे साइंस में वो सारी चीजें होती हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ रेशनल लॉजिक होता है। हिस्ट्री वैसा टॉपिक नहीं है कि हर चीज के पीछे बहुत लॉजिक हो, उसमें संभावनाएं होती हैं कि ये पत्थर मिला, उसमें ये लिखा था, इसका मतलब ये रहा होगा। पर साइंस की बात होगी तो उस पत्थर की कार्बन डेटिंग होगी और पक्का पता चलेगा कि भाई ये इतने साल पुराना है। तो ये उसका एक नेचर है ना उस सब्जेक्ट का। तो एनवायरमेंटल एथिक्स का क्या क्या नेचर है, उसके क्या लक्षण है, तो ये लक्षण, ये विस्तारित है। एथिक्स जो है, नैतिकता जो है, एनवायरमेंटल नैतिकता जो सब्जेक्ट है वो विस्तारित है। मतलब क्या सिर्फ इंडिया में पढ़ी जाएगी ये, क्या सिर्फ जबलपुर एमपी में पढ़ी जाएगी, पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाएगी। इसका विस्तार कहाँ तक है, पूरी दुनिया में। तो इसका पहला कैरेक्टर क्या हो गया, लक्षण क्या हो गया, विस्तारित है। दूसरा क्या हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब अंतर विषय, अंतर विषय क्या बोलते हैं उसको, अंतर विषयकता, मतलब एक विषय से ज्यादा विषयों में है। कैसे, क्या एनवायरमेंटल एथिक्स पॉलिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा। जब नेताओं को ये पता होगा कि भैया माइनिंग की परमिशन अंबानी जी को उतनी देना है कि कल के लिए कोयला बचे, तभी तो अंबानी जी कम खो देंगे ना, तभी तो एनवायरमेंट बचेगा ना। तो पॉलिटी में नहीं आ गया क्या, क्या बच्चों को हमें तो नहीं पढ़ाना है तो उनके मॉरल एजुकेशन में नहीं आ जाएगा। ऐसे साइंस में नहीं क्या पढ़ाना है हमें उसको, साइंस थी तो बताएगा कि कितने मीटर की कोयले की चादर है और कितना निकाल लेना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी है, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में इसकी ब्रांच फैली हुई है, पूरी दुनिया में भी, हर सब्जेक्ट में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा। तो ये उसका एक लक्षण है। फिर ये ग्लोबल है, ग्लोबल है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन में एनवायरनमेंट को लेकर के कई सारे सम्मेलन हुए हैं। तो क्या ये ग्लोबल मुद्दे नहीं है, सारी देश के, सारी दुनिया के देश उसमें मेंबर्स हैं, तो ये ग्लोबल है एनवायरमेंटल एथिक्स। फिर प्लूरल है, कैसे प्लूरल है, कई सारे मुद्दे एक साथ सॉल्व होते हैं। आपने अगर पेड़ बचा लिया तो कार्बन इमिशन को एब्जॉर्ब करेगा वो, एनवायरनमेंट वहां से ही बच गया। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करेगा वो। तो ऐसे कई सारे मुद्दे अपने में समेटा हुआ है, तो प्लूरल है, कई सारे विषय भी समेटा हुआ है,
तो इंटरडिसिप्लिनरी है, प्लूरल है, ये बहुआयामी है और रिवोल्यूशनरी है। क्या उमा थनबर्ग ने एक रिवोल्यूशन नहीं ला दिया? क्या एक क्रांति नहीं है नदी को नदी से जोड़ना? तो ये एक रिवोल्यूशनरी नेचर है कि लोग आकर के खड़े हो जाते हैं कि जंगल कटने नहीं देंगे हम, चिपको आंदोलन। रिवोल्यूशन ही तो है ना, ये नहीं है क्या? तो उसका लक्षण हुआ ना ये। उनमें वो एथिक्स थे कि हम जंगल नहीं कटने देंगे, तो ये एथिक्स ही तो है। तो रिवोल्यूशनरी, ये सब उसके लक्षण लिख सकते हैं और उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक और एनवायरमेंटल एथिक्स, इसके नैतिकता के डायमेंशन है, वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल एथिक्स का रिलीजन से, धर्म से क्या संबंध है? हम जो धर्म फॉलो करते हैं या पूरी दुनिया में जो धर्म फॉलो किए जाते हैं वो और एनवायरमेंटल एथिक्स कैसे जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, या क्या रिलेशन है, इस डायमेंशन को हमको समझना है कैसे। तो सबसे ज्यादा तो इंडिया में ही एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं लोग। क्या हम पेड़ों की पूजा नहीं करते? सबसे ज्यादा करते हैं। गोवर्धन पूजा होती है हमारे यहाँ। नंदी बैल की पूजा नहीं होती क्या हमारे यहाँ? मछली और सांप की पूजा नागपंचमी में नहीं होती क्या हमारे यहाँ? तो इंडिया में तो भर के है एनवायरनमेंट को। तो इन चीजों को क्यों जोड़ दिया जाता था धर्म के साथ? ताकि इंसान इनका ख्याल रखे। किसी भी चीज को जब धर्म से जोड़ दिया जाता है तो इंसान उसका ख्याल रखता है। तो इंडिया में हिंदू रिलीजन में तुलसी पूजा होती है, ये सब लिखना है आप लोगों को। तुलसी पूजा, नदियों की पहाड़ों की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, गोवर्धन पूजा, नागपंचमी में नाग की पूजा, नंदी बैल की पूजा। इतने एग्जाम्पल अगर आपने दे दिए तो आपने भर दिया इंडिया को। किया जाता है। नंदी बैल किन से रिलेटेड है? शिव जी से रिलेटेड है। डिटेल लिखना है तो नागपंचमी में क्या आपको होता है सबको पता है। ये सारे एग्जाम्पल हमको क्या लिखना है? हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए। क्रिश्चियनिटी में क्या बोला गया है, एक उसका एग्जाम्पल दे दो। क्रिश्चियनिटी में बाइबल में ये कहा गया है कि हर 7 साल में जो खेती की जमीन है उसको खाली छोड़ देना चाहिए ताकि वो रीग्रो कर सके, उसमें वापस जान आ सके। उसको जो आपने एक्सप्लॉइट कर लिया है, उसका जो शोषण दोहन कर लिया है, उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके, उर्वरकता उसकी वापस आ सके, ऐसा बाइबल में दिया है। तो क्रिश्चियनिटी भी इस बारे में बोलती है। उसके बाद प्लेटो, जो कि ग्रीक स्कॉलर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा था कि धरती एक ऐसा शरीर हो गया है जो कि रोगों से ग्रस्त हो चुका है। यानी वो इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, रोको। प्लेटो ने कहा, क्या कहा? धरती एक ऐसा शरीर हो गया है जो कि रोगों से ग्रस्त है। तो अब रोगों से ग्रस्त है तो मतलब उनका ये इशारा है ना कि इस रोगों से उसको मुक्ति दिलाओ, पोल्यूशन कम करो, फॉरेस्ट कम काटो। तो ये भी तो वो बोल रहे हैं ना। एक तीसरा ये हो गया। तो इस किस्म से हमको एग्जाम्पल दे करके इस क्वेश्चन को टैकल करना है। और यहां पर कुछ अपने मन से भी फेंक सकते हैं, क्योंकि चेक करने वाला इतना बड़ा विद्वान तो नहीं है कि बाइबल भी पढ़ के बैठा हो, कुरान भी पढ़ के बैठा हो। कुछ लिख दो, पर कुछ ऐसा लिखो कि उसको समझ में ना आ जाए कि अच्छा पिछले वाले के भी नंबर कम करता हूँ। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल एथिक्स और ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी कल्चर से रिलेटेड, यानी संस्कृति से रिलेटेड क्या है। तो इसमें 2-3 एग्जांपल जो इंटरनेशनल लेवल के हैं वो दे सकते हैं कि अलास्का जो है यूएस में, कहाँ है यूएस में अलास्का? ये जो कनाडा के ऊपर है, ये वाला जो स्टेट है यूएस का, यूएस यहाँ पर है, उसका एक स्टेट यहाँ पर है। अलास्का में जो ट्राइब्स रहती हैं, कबीले जो रहते हैं, वहां पर वो मछलियों को एक लिमिट में शिकार करते हैं। उनका मेन भोजन जो है, खाना है, वो मछलियां हैं, पर वो एक लिमिट में शिकार करते हैं। उसके पीछे उनकी सोच ये है कि
बचे रहे मछलियां और छोटी मछलियां बड़ी हो जाए, तो वो ख्याल रख रहे हैं एनवायरनमेंट का एक तरीके से ना। ये एग्जांपल दे सकते हैं। अलास्कन कबीलों में ट्राइब्स हैं जो, और ट्राइब्स का नाम क्या है वहां पर, सोलोमन। सोलोमन ट्राइब पाई जाती है अलास्का में। तो वो इस बात का रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। फिर इंडिया की बात करें तो बाबा बर्फानी क्या पूरे साल जा सकते हैं? तभी आओ जब बर्फ जमे। तो एक संदेश है ना, उसमें एक मैसेज है ना, पूरे साल में उठा के नहीं चले जाओ। एनवायरमेंटल एथिक्स को मेंटेन करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? तो मेजर्स वही हैं जो प्रॉब्लम है। पेड़ कम काटो, माइनिंग कम करो, लिमिट में करो, और सारे जो नॉर्म्स हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं उन्हीं को आप अप्लाई कर दीजिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, ये सारे उसके आपके भी दिमाग है, ग्रेजुएट हो चुके हैं आप। तो इतने डायमेंशन हमको पढ़ने थे एनवायरमेंटल एथिक्स के और एनवायरमेंटल एजुकेशन के। क्या पॉसिबल क्वेश्चन थे, डेफिनेशन 3 मार्क्स में हमने देखा। इसके अलावा ये सब 5 मार्कर या 11 मार्कर दोनों में बन सकता है, क्योंकि हर यूनिट से आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर और एक 11 मार्कर आएगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पॉसिबल है 11 मार्कर। तो इन सबको एक्सप्लेन करना और डिटेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें क्वेश्चन देंगे और आंसर राइटिंग करवाएंगे, और फिर उसका एक मॉडल आंसर बताएंगे। कहाँ पर ब्लॉक डायग्राम इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पर डायग्राम होना ही चाहिए, कौन कौन से मैप आपको बनाते आना ही चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कंक्लूड कैसे करना है, कहाँ पर करंट अफेयर्स यूज होगा, कौन से 4-5 करंट अफेयर्स रख लें जिससे पूरी एक यूनिट निपट जाएगी आपकी। 4-5 करंट अफेयर्स बहुत होते हैं, और ऐसे करंट अफेयर्स की सामने वाला पढ़ेगा तो कहेगा यार ये बहुत अवेयर बंदा है, और हमें 4-5 रटने हैं बस, और आसान आसान से हम हर हर आंसर में उसको चिपका सकते हैं। एक यूनिट से तो एक लिमिटेड क्वेश्चन ही आएंगे ना, हम उनको लगा देंगे। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कम पढ़ के, मेंस में सबसे ज्यादा आप यही सीखते हैं कि हमको कम पढ़ना है, और कम को इतने बार पढ़ना है कि आंखों में दिखाई दे कि कहाँ लिखा था, किस लाइन के बाद क्या लिखा था, और कहाँ पे आपने हाईलाइट किया है। रिवीजन की है मेंस की, इसलिए यहाँ हम बहुत थोरो पकड़ के, आपका गला पकड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे। इसको रेगुलर आप ज्वाइन करके रखिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।